हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज पॉलिटी में हम कुछ नया पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है वित्त आयोग। वित्त आयोग को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में बताया गया है और यह एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था होने का मतलब यह है कि इसके विषय में संविधान में उल्लेख है और संविधान में इसके लिए प्रावधान होने की वजह से ही इसे संवैधानिक संस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। यह संवैधानिक संस्था होने के साथ साथ एक अर्ध न्यायिक संस्था भी है और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। हर 5 वर्ष या उससे पहले कभी भी किया जा सकता है। और इस संस्था का अर्ध न्यायिक संस्था होने का जो मीनिंग है वह यह है कि इसके पास कुछ जुडिशियल पावर्स या कुछ न्यायिक शक्तियां हैं जिनका यह अपना कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग कर सकती है। जैसे किसी व्यक्ति को समन करना है या कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड मंगाना है अपने पास। आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स और डाटा की आवश्यकता होती है। उसके लिए वह किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकता है और किसी भी विभाग, किसी भी डिपार्टमेंट से वहाँ की जानकारी ले सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आयोग के पास जुडिशियल पावर्स होती है। अब आगे है, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष बाद या उससे पहले किया जाता है। नॉर्मली वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उससे पहले भी इसका गठन कर सकता है या 5 वर्ष से कम समय के लिए भी उसका गठन कर सकता है। अब फाइनेंस कमीशन की संरचना को पढ़ते हैं। फाइनेंस कमीशन में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है। और एक बात ध्यान देने वाली है कि इनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है, यानी कि कोई सदस्य ऐसा है जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है और नया वित्त आयोग बन रहा है तो वह उस वित्त आयोग में उसकी नियुक्ति की जा सकती है। और किसी सदस्य को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है। जैसे किसी सदस्य की गवर्नमेंट से नहीं बन रही है, कोई सदस्य ऐसा है जिसे गवर्नमेंट जिसके काम को पसंद नहीं कर रही है, तो उसको गवर्नमेंट अब उसके पद से उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही हटा सकती है। वित्त आयोग का कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वित्त आयोग का जो गठन है 5 वर्ष के लिए किया जाएगा। 5 वर्ष से कम समय के लिए भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। जैसा संसद को सही लगे ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, ये तो एक परंपरा चली आ रही है कि 5 वर्ष के लिए ही हमेशा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, वरना 5 वर्ष से कम समय के लिए भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। ठीक है, और संसद ही वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करती है। संविधान में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि संसद अपनी मर्जी से वित्त आयोग के सदस्यों और उसके अध्यक्ष की योग्यता का निर्धारण कर सकती है। आगे फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की योग्यता के बारे में बताया है कि अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का ज्ञाता होना चाहिए, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो, जैसे लोगों की सेवा करना या गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट होना, ऐसा व्यक्ति ही अध्यक्ष के पद पर चुना जाना चाहिए। अब नीचे सदस्यों की योग्यता के बारे में बताया गया है कि जो एक सदस्य होगा वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उस पद के योग्य व्यक्ति हो। अब आगे फाइनेंस कमीशन के सदस्यों की योग्यता के बारे में बताया गया है। ऐसा व्यक्ति फाइनेंस कमीशन के सदस्य होने के योग्य हो जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की सभी शर्तों को पूरा करता हो, ऐसा व्यक्ति फाइनेंस कमीशन के सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। फाइनेंस कमीशन के दूसरे सदस्य के लिए यह शर्त है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का अनुभव हो वह भारत के फाइनेंस कमीशन के सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। भारत के वित्त आयोग का तीसरा सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा ज्ञान हो, ऐसा व्यक्ति ही तीसरा सदस्य चुना जाएगा। अच्छा, फाइनेंस कमीशन का चौथा सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान हो। ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो वह व्यक्ति ही फाइनेंस कमीशन के सदस्य के रूप में चुना जाएगा। ठीक है, वित्त आयोग के कार्य।
वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्नांकित मामलों पर सिफारिश करता है। नंबर 1, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। अर्थात केंद्र सरकार जो टैक्स की वसूली करती है उस टैक्स को केंद्र और राज्यों के बीच किस तरह से बांटा जाए, इसकी सिफारिश वित्त आयोग राष्ट्रपति से करता है। मान लो केंद्र को 100 करोड़ साल में टैक्स की वसूली हुई, तो वो 100 करोड़ का 100 करोड़ खुद नहीं रखेगा अपने पास, उसको राज्यों को देना होगा। इस तरह की सिफारिश वित्त आयोग राष्ट्रपति से करता है। और राज्यों के हिस्से जो पैसा आया उसको सभी राज्यों में किस तरह से बांटा जाए, इसकी भी सिफारिश वह राष्ट्रपति से करता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वैसे मान भी सकती है और नहीं भी। अब अगला है भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत। अर्थात भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जो कुछ नेचुरल फैक्टर या किसी प्रोजेक्ट या किसी स्कीम की वजह से डिसएडवांटेज की स्थिति में हैं, तो उनको भारत केंद्र सरकार अपनी संचित निधि में से कितना धन दे या कितना अनुदान दे, इस तरह की भी सिफारिश वित्त आयोग राष्ट्रपति से करता है। ठीक है। थर्ड है, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय की भी सिफारिश केंद्र वित्त आयोग राष्ट्रपति से करता है। अर्थात नगरपालिका और पंचायतों के संवर्धन के लिए राज्य सरकार हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन की स्थापना करता है और उसकी सिफारिश के आधार पर ही केंद्रीय फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि जिनके आधार पर किस तरह से राज्यों की संचित निधि को बढ़ाया जा सके ताकि नगरपालिका तथा पंचायतों तक अधिक से अधिक पैसा पहुंच सके। फोर्थ है, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय। ऐसा वित्त का कोई भी मामला जो राष्ट्रपति फाइनेंस कमीशन को रिकमेंड करता है, तो फाइनेंस कमीशन को उस मामले पर राष्ट्रपति को सिफारिश देनी होती है। यह कार्य भी वित्त आयोग का होता है। ठीक है। अच्छा, 1960 तक आयोग का एक कार्य और था। 1960 तक आयोग असम, बिहार, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट उत्पादकों के निर्यात शुल्क में निवल प्राप्तियों के एवज में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी सुझाव देता था। उस समय भारत के ईस्ट में जूट का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता था। असम, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्यों में जूट का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता था और यहीं से जूट को विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता था और उस एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगा करती थी और ड्यूटी से टैक्स प्राप्त होता था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस टैक्स से कुछ हिस्सा इन राज्यों पर भी जहाँ पर जूट का उत्पादन होता था उस पर खर्च करती थी। तो उस कितना पैसा खर्च किया जाए उन राज्यों पर या कितना पैसा उन राज्यों को दिया जाए, इस तरह की भी रिकमेंडेशन, इस तरह की भी सिफारिश वित्त आयोग करता था। यह राशि 10 वर्ष की अस्थायी अवधि तक दी जाती रही। अब आगे है सलाहकारी भूमिका। वित्त आयोग की प्रकृति सलाहकारी होती है और इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती। अर्थात जो वित्त आयोग सलाह देता है सरकार को, जरूरी नहीं कि सरकार उसे माने ही, उसे इम्प्लीमेंट करे ही, लेकिन सामान्य तौर पर यह होता है कि सरकार उन सब सिफारिशों को मान लेती है और उनके आधार पर ही अपने डिसीजन लेती है। लेकिन सरकार उन्हें पूर्णतः मानने के लिए बाध्य नहीं है और ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करे। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने पेश करता है, वहाँ से केंद्र सरकार उस पर एक्शन लेती है, उसे मंजूरी देती है या मंजूरी नहीं देती है और उसके बाद राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाता है। वहाँ से विपक्ष उस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार से सवाल पूछ सकती है कि केंद्र सरकार ने वित्त आयोग की किस सिफारिश पर क्या कार्य किया और क्या कार्य नहीं किया। तो इस तरह की पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। आगे 15वां वित्त आयोग की रिपोर्ट है। 15 जो फाइनेंस कमीशन है, इसने अपनी जो रिपोर्ट पेश की है वह 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए पेश की है। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था।
15वां वित्त आयोग NK सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया था। जैसे मैंने बताया, वित्त आयोग का एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। तो 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता NK सिंह ने की थी और इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी वह जो 2011 की जनसंख्या थी उसको आधार मानकर रिपोर्ट बनाई थी। फाइनेंस कमीशन को रिपोर्ट पेश करने से पहले बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं और जनसंख्या को आधार मानकर वह स्टेट्स और सेंट्रल में टैक्स को डिवाइड करने के लिए सलाह देता है। तो उसके लिए जनसंख्या को जो आधार माना गया है वह 2011 की जो जनसंख्या थी उस समय की जनसंख्या को आधार मानकर यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब आगे है, 15वें वित्त आयोग ने 14वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए राज्यों के डिविजनल टैक्स पोल के हिस्से को 42% से घटाकर 41% कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो 14वां वित्त आयोग था उसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें उसने डिविजनल टैक्स पोल का जो हिस्सा था वह 42% बताया था। तो जो ये 15वां वित्त आयोग है इसने उस 42% को घटाकर अपनी रिपोर्ट में 41% कर दिया है। आयोग ने जो 1% की कटौती की है वह जम्मू कश्मीर के राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की वजह से की है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।